तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच आपको अपडेट कराने की बात में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,31,423। वहीं 54,385 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,868 लोगों ने इस महामारी से अपनी भारत में जान गंवा दी है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज सऊदी अरब समेत सभी खाड़ी देशों में मनाया गया ईद का त्योहार। वहीं कल भारत में भी होगी ईद। वहीं भारत में ईद पर नमाज पढ़ने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है गाइडलाइन जारी। देखते हैं कि मुसलमानों को ईद पर नमाज पढ़ने की मिलती है भारत में छूट या नहीं। वहीं ईद पर सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने की है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रियंका गांधी का जवाब। कहा, हम मुकदमों से नहीं डरेंगे, सेवा कार्य और तेज करेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकदमे से उनकी पार्टी नहीं डरेगी और सेवा कार्य तेज करेगी। जहां प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पिछले 60 दिनों में यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात लगकर प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंदों की सेवा की है और कांग्रेस के सिपाही राशन खाना और दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि श्रमिकों को भोजन पानी देने और उन्हें घर वापस लाने की सुविधा उपलब्ध कराने का काम सेवा भाव से कर रहे हैं। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अब तक 67 लाख लोगों की मदद हो चुकी है। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि अजीब बात है कि यूपी सरकार ने इस सेवा कार्य से विचलित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया है। तो ये काफी बड़ी मांग और काफी बड़ा हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों के वीडियो पर मायावती का राहुल गांधी पर हमला। कहा, मजदूरों की दुर्दशा कांग्रेस की देन। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मायावती के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, जिसे लेकर मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और वहीं आपको बता दें इसे नाटक करार बताया है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए और पहले ट्वीट में उन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है वही असली करतूतबार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इतने लंबे शासन काल के दौरान अगर रोजी रोटी सही व्यवस्था गांव शहरों में की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ता होता। वहीं दूसरे ट्वीट में यूट्यूब पर जारी किए गए वीडियो को लेकर मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेस नेता द्वारा लॉकडाउन के शिकार हुए कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह हमदर्दी वाला कम व नाटक ज्यादा लगता है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि ये बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने सभी प्रवासी मजदूरों को ये दर्द दिया है और कांग्रेस की वजह से ही ये प्रवासी मजदूर परेशानी उठा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन बीजेपी ने लगाया है। तो ये मायावती का काफी विवादित ट्वीट आया है राहुल गांधी पर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केजरीवाल सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को दिखाया गया अलग देश। हंगामे के बाद दिल्ली सिविल डिफेंस का ऑफिसर सस्पेंड। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए निकाले गए एक विज्ञापन में सिक्किम को भूटान की तरह अलग देश दिखाया गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और इसे लेकर विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विज्ञापन में इस भूल के लिए जिम्मेदार एक वरिष्ठ अधिकारी को ठहराया है। वहीं उस वरिष्ठ अधिकारी को अब निलंबित कर दिया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी सुरक्षा स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था, जिसमें सिक्किम को भूटान की तरह अलग देश बताया था। इसके बाद सरकार ने ये काफी बड़ी गलती की है और इसी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और माफी मांगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी गलतियां सहन नहीं की जाएंगी। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सिक्किम सरकार ने इस विज्ञापन पर ऐतराज किया है। सिक्किम के मुख्य सचिव एसी गुप्ता ने दिल्ली के अपने
समकक्ष विजय कुमार देव को पत्र भी लिखा है। तो ये काफी बड़ी गलती हुई है जो केजरीवाल सरकार से कि सिक्किम को भारत से अलग देश बता दिया है, क्योंकि सिक्किम पर लगातार चीन भी हमला कर रहा है और चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है सिक्किम पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, अगले 10 दिनों में पटरी पर दौड़ेंगी 2600 ट्रेनें, राज्य के अंदर भी शुरू हो सकता है संचालन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी और लॉकडाउन में भारतीय रेलवे अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। वहीं शनिवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि अगले 10 दिनों के लिए लगभग 2600 ट्रेन पूरे देश में चलाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि हमें किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो हम राज्य के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है और 31 मई के बाद देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है या नहीं। वहीं 1 जून से रेलवे रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनों के संचालन का ऐलान पहले ही कर चुका है। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है रेलवे ने कि 2600 ट्रेनें और चलाएगा भारत में 10 दिनों के अंदर श्रमिक मजदूरों के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, यशवंत सिन्हा बीजेपी नेता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर यशवंत सिन्हा ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की गूंगी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष पार्टियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुकी है मोदी सरकार, मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रतिक्रिया अंतरिम कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा 22 विपक्षी दलों की बैठक के एक दिन बाद आई है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है उन्होंने कि अब जो है बहुत कुछ हो गया, अब सड़कों पर सभी विपक्षी पार्टियों को उतरना पड़ेगा और मोदी सरकार के खिलाफ चलना पड़ेगा। इस बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय, रिहाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री करें हस्तक्षेप, जो है अशोक गहलोत। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर पीएमओ और अमित शाह, जेपी नड्डा से रिहाई की मांग की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बिना किसी वजह के अजय लल्लू की गिरफ्तारी बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी की आवाज उठाना अपराध नहीं है। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को तुरंत रिहा किया जाए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी में बस विवाद के दौरान आगरा में राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये काफी बड़ी मांग की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मीडिया पर एफआईआर दर्ज करने के बारे में तय हो दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गोदी मीडिया पर एफआईआर दर्ज ना हो, इसके लिए कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यायिक अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। हालांकि याचिका की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है गोदी मीडिया की तरफ से कि उन पर किसी भी तरह की डिबेट या न्यूज के तहत एफआईआर दर्ज ना हो। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या खबर सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी के बीच बघेल ने छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर लगाई रोक। जय दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सफर को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। वहीं राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमा को सील करने के साथ ही यात्री परिवहन सेवाओं पर भी अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी है। पड़ोसी राज्य को इसकी सूचना भी भेज दी गई है और घरेलू विमान सेवा शुरू होने से सरकार की चिंता और बढ़ गई थी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्रीय रेल और विमान मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि हम सभी जो है अंतर्राज्यीय बस यात्रा पर रोक लगा रहे हैं, यानी अब एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी बस प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सभी सीमाओं को छत्तीसगढ़ सरकार ने सील कर दिया। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश से बड़ा झटका, कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। कमलनाथ बोले सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया गया मजाक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी के भाजपा कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस आयोजन में
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल किया सारे नियम कायदे गरीब के लिए हैं। जिस तरह से मोदी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और दुनिया भर के लॉकडाउन में नियम लागू कर रही है, क्या ये सिर्फ गरीब के लिए है? अमीर और बीजेपी के नेताओं के लिए ये मायने कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। वहीं बीजेपी को जो है काफी अच्छा, वहीं कांग्रेस को मध्य प्रदेश में काफी बड़ा झटका लगा है। ये इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो साइक्लोन अम्फान तूफान से मची तबाही से निपटने में पश्चिम बंगाल की सरकार की मदद करने पहुंची भारतीय सेना। दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान से बुरी तरह प्रभावित पश्चिम बंगाल की मदद करने के लिए अब भारतीय सेना तैयार हो गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्फान से तबाही हो चुके आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की तुरंत बहाली के लिए सेना की मदद मांगी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने कहा कि अम्फान चक्रवात से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के निवेदन पर कोलकाता नगर प्रशासन की सहायता के लिए सेना फाइल कॉलम्स उपलब्ध कराएगी। वहीं अब जो है पश्चिम बंगाल में सेना पहुंच चुकी है और सभी पेड़ बूटों को जो है हटा रही है। कई टुकड़ियां जो है पश्चिम बंगाल में जो है ममता सरकार की मदद करने के लिए भारतीय सेना की पहुंची है। तो ये काफी बड़ी कदम उठाया है भारतीय सेना ने। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली